नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के हालात पर। भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है राज्य को। 1988 के बाद कहा जा रहा है ये सबसे भीषण बाढ़ है। सर किस तरह के हालात हैं? आपने लगातार एरियल सर्वे किया है, आपने बाय रोड सर्वे किया है, कैसे हालात हैं? देखो, निश्चित रूप से क्या है कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति आती रहती है। कारण क्या है कि पंजाब को व्यास, सतलज और रावी तीनों नदियों का कवर करती है। जब कभी भी फ्लड आता है तो असर जरूर होता है, लेकिन वहाँ ऐसा है कि 98 के बाद 1988 के बाद इतनी भयानक बाढ़ पहली बार आई है। उस समय जो सारा पानी निकला था विशेषकर रावी में, वो 11.6 MCF पानी निकला था। इस बार 14 लाख से भी ऊपर निकल गया और उसके कारण से निश्चित रूप से विशेष करके अब की बार रावी के फ्लड से विशेष जो जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें पठानकोट भी है, फिर हमारा गुरदासपुर है, अमृतसर है, नीचे उसके सारे के सारे हैं, तो उसके कारण से हुआ। सतलज के पानी से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ पर इतना नहीं हुआ। तो पहली बार पौंग के पानी छोड़ने के कारण से व्यास में दिक्कत हुई, फिर सतलज में भाखड़ा से पानी छोड़ना पड़ा, उसके कारण से हुई, और सब खतरे के लेवल से। पर सबसे ज़्यादा रणजीत सागर के पानी को जो छोड़ा और उसमें माधवराज बैराज है, उनके गेट तोड़ दिए पानी के दबाव ने, उसके कारण से फ्लो एकदम गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपकी बात जम्मू कश्मीर में जो बारिश हुई उसके कारण से एक पुंज नदी है छोटी और उसकी कई ट्रिब्यूटरी है, वो सब आकर के रावी के पानी से हाथों हाथ मिल गई। तो हमारा जो पानी है वो रणजीत सागर से तो 2-2.5 लाख से ज़्यादा नहीं छोड़ा, लेकिन ये जो छोटी छोटी नदियाँ ये मिल करके 14 लाख से ऊपर निकल गया। तो उसके कारण से इस एरिए में, जिसमें क्योंकि रावी कुछ समय तक हमारे साथ पंजाब बहती है, फिर वापस पाकिस्तान में जाती है, फिर घूम करके वापस पंजाब में आती है, तो उसके कारण से उनके जो बंदे हैं उसमें भी पानी का अधिक फ्लो था, वो भी हमें मिला। तो उसके कारण से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और लगभग 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारी पानी में रही है इन तीनों नदियों के बेसिन के कारण से। तो निश्चित रूप से पानी भी ऐसा भरा कि जो 10 दिन 15 दिन, कई जगह तो अभी तक जो 26 की रात को भरा है वो अभी तक पानी रुका हुआ है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि अब की बार हमारी जो जितनी भी एनडीआरएफ और बाकी जो टीमें थी, आर्मी ने भी, बीएसएफ ने भी, एनडीआरएफ ने भी, और लोकल प्रशासन ने, एसपी, कलेक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। पब्लिक ने बहुत मदद की, मतलब केवल बाढ़ और इन एजेंसी ने नहीं की, लोकल पब्लिक भी बाढ़ से संघर्ष कर रही थी लोगों को बचाने में, और इसलिए पहली बार हेलीकॉप्टर से बचाया। पहली बार अब की बार पंजाब ने अमृतसर में 2 गाड़ियों का उपयोग किया जो सड़क पर भी उसी तरह से चल सकती है और पानी में भी उसी तरह से सेफ चल सकती है, चाहे बहाव कितना भी हो। तो उससे भी बहुत लोगों को, और ड्रोन से सर्वे किया कि कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ क्या चाहिए, उसके कारण से वो हर व्यक्ति को निकालने में सफल हुए। तो जो डेथ होनी चाहिए वो मैं सोचता हूँ सारी मिलाकर पंजाब में 51 अभी तक हमने 51 काउंट हुआ है, हो सकता है 2-3 और कहीं होगी, बाकी हुआ नहीं है। और ये जो सबसे ज़्यादा बहाव का था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पठानकोट में हुई है, 6 हुई और 3 अभी तक मिसिंग है। पर गुरदासपुर में सिंगल एक डेथ हुई, अमृतसर में 3 हुई। तो एक तरह से मैन का जो नुकसान है, पर पशुओं का कितना हुआ उसका अंदाज तो सारा पानी उतरने के बाद, सर्वे के बाद। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि पशुओं का भी कैंप लगता है और उनको भी हर जगह जहाँ भी गांव की ऊंचाई मिल गई वहाँ सब लोगों ने सुरक्षित जानवरों को छोड़ करके निकल गए। वहाँ सामान पहुँचाने के लिए भी प्रशासन ने पूरा किया, जितने भी राशन सामग्री है, मेडिकल एड है, सब दृष्टि से एक तरह से पब्लिक और वहाँ के लोगों ने, और जितने लंगर थे, सबसे बड़ा काम ये हुआ कि लंगर में भोजन इतना बना कि कोई आदमी भूखा नहीं रहा। और सामान की दृष्टि से केवल और केवल पशुओं के लिए ज़रूर जितनी सामग्री हमको चाहिए
वो बाद में तो हमको मिल गई अलग-अलग कई डोनर से, तो उससे पहुँचाया। लोगों ने केवल और केवल पंजाब के लोगों ने नहीं, इवन गंगानगर के लोगों ने भी हमको बहुत सामान भेजा है ना? गुजरात की भी एक तरह से एक आज या कल में ट्रेन पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश से भी हमको सामग्री आई है। हरियाणा ने हमारी मदद की है, राजस्थान ने कुछ मदद की है। तो मैं सोचता हूँ मदद के कारण से हम कुछ बचे हैं, लेकिन अभी भी एक तरह से बीमारी हमको संकट के रूप में आएगी। पशुओं में आएगी बीमारी, मनुष्य में आएगी। तो अब जो हमको चैलेंज है वो ये है कि आने वाली फसल तैयार कैसे करें। कारण रेती इतनी भरी होगी कि खेतों में लोगों को रेती ने दबाव के कारण जमीन खराब कर दी। अब उसको कैसे, ये अच्छा किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया जो बहुत स्वागत है। मैं 40 साल से राजनीति में रहता हूँ, लेकिन इस प्रकार का निर्णय पहली बार लिया कि जितनी रेतें खेते में भरी है उसका मालिक खेत का मालिक है, वो स्वयं इसको बेच करके भी 2 पैसे कमा सकता है। और एक तरह से लोगों को रेती बेचने की भी छूट दी। सामान्यतः कभी माइनिंग डिपार्टमेंट अपना स्वार्थ छोड़ता नहीं है और उसके रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ जल्दी से किसान खड़ा होने की, और प्रधानमंत्री जी स्वयं आए। मैं भी 7 जिलों में मैं भी पूरी बाई रोड घुमाऊं, और प्रधानमंत्री जी से आने से निश्चित रूप से एक तो उन्होंने जो जितना समय उनके पास था उसमें से भी अमृतसर को पब्लिक को सुना। पब्लिक का मतलब जितने भी फ्लड में जो जिले थे उनके सेलेक्टेड प्रतिनिधियों को ला करके बात करी। उसके बाद उन्होंने जो रक्षा करने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, ये सारे लोग हैं उनको सुना कि आपने क्या अनुभव है। सरकार के प्रतिनिधियों को सुना, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमको किस प्रकार से। बड़े धैर्य से सुनने के बाद उन्होंने जो अंत में ये कहा कि भाई ये तो अभी एक टोकन 1600 करोड़ रुपए एक तरह से प्रारंभिक, ताकि आपके जो भी काम चल रहा है रिलीफ का उसमें आपको तुरंत मदद मिल जाए। बाकी हमारी टीमें आई है, मैं स्वयं देख गया हूँ, कृषि मंत्री जी स्वयं आए हैं, यहाँ के लोकल प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके बाद हम किसान की ज़मीन का जो खेती नुकसान हो वो देंगे, पशुओं का नुकसान हो दो, या मनुष्यों की हानि हुई है उसको हम देंगे। मेडिकल कैंप लगेंगे, उसमें जो जो चाहिए चीज़ सामग्री में चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टूटे हुए मकान हैं और भी कुछ तरह हम पूरी मदद करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया फसलों को बहुत नुकसान है, बीमारी के आउटब्रेक का डर है। इसके बाद बचाव कार्य और पुनर्वास कितना मुश्किल होगा? देखो निश्चित रूप से अब की बार जो पानी भरा है, सबसे बड़ी चुनौती हमको सेकंड जो फसल है उसकी बुआई की भी आएगी कि उसको हम कितना कर पाएंगे, कितना सफाई हो पाएगी ज़मीन की। और दूसरा यह है कि इस बीमारी के संकट के कारण से जो स्थिति बनेगी उसको संभालना भी एक चुनौतीपूर्ण है। पर मेरे को ये लगता है कि जो कॉम्बिनेशन वहाँ देखा है मैंने, मैं राजनीति में 40 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब मुझे तो आश्चर्य कि आर्मी ने तुरंत अपने जितने हेलीकॉप्टर मंगाए जा सकते थे उन ले करके सबको एयरलिफ्ट कर लिया। मतलब जिसके पास जिस प्रकार का भी साधन था, लोगों ने, एनडीआरएफ ने और इन्होंने जान पे जा कर के भी बहते हुए पानी में भी लोगों को बचा करके लाए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 23,000 लोगों को हमने लिफ्ट किया है, एक दो संख्या नहीं है। 23,000 को लिफ्ट करके वो सुरक्षित स्थानों पर लाए हैं। पर कैंप में सामान्यतः लोग जो है ना 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। कुछ आए, वो चले जाते हैं, पशुओं को संभालने जाते हैं, तो कैंप में इतने लोग हैं। पर जो मेडिकल टीमें हैं वो काम कर रही है। लेकिन कुछ मानवीय कमियां भी रही है कि वास्तव में पानी को जैसा रेगुलेट करना था, वो जहाँ से छूट रहा है और जहाँ तक जा रहा है उसका जो मैकेनिज्म एकदम तुरंत तैयार होना चाहिए। कारण क्या है कि जो भाखड़ा का पानी छूटता है वो हम तक पहुँचने में 6-8 घंटे लग जाते हैं। पोंग का जब पानी आता है तो 10-12 घंटे का समय मिल जाता है। रणजीत सागर का जब पानी छूटता है तो एक तरह से पठानकोट में तो जल्दी आ जाता है, पर वो भी 1.5 घंटे का समय देता है। नीचे के बेल्ट में 4-6 घंटे लगते हैं। तो इस सारे पानी की समस्या को देख करके जितना विजिलेंटली पानी को मैनेज करना था उसमें थोड़ी सी कमी मैं महसूस करता हूँ, जिसके कारण से और कुछ कमी जो विशेष करके हानि हुई उसको रोका जा सकता है। पर पानी का फैलाव क्योंकि प्लेन लेवल जमीन है, तो जब भी फ्लड आता है तो पानी भरता ही नहीं है,
पानी दोबारा निकलना भी संभव नहीं होता है, तो वो पानी खेतों में ही भरा रहता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कैसा समन्वय देखते हैं आप? देखो, सामान्यतः दो भिन्न पार्टियां भले ही हो सकती है, पर जनता का हित दोनों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को जरूर कमजोर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इस मानवीय दृष्टि से केंद्र का भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं रहा कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते। केंद्र ने भी पूरी ईमानदारी के साथ जो भी दे सकते थे और अभी भी दे रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं हो। उन्होंने थोड़ा सा लगाया कि हमारा इतना पुराना ड्यूज है। उन्होंने कहा ये जो आपदा राहत का पैसा होता है, ये किसी राज्य का केंद्र रोकती नहीं, जो उसका शेयर होता है वो तो हर साल उसके खाते में जाता है। बिल्कुल, वो पैसा आप इमरजेंसी का उपयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद विशेष खराबा होता है तो केंद्र कई बार तुरंत घोषणा करता है, कई बार जो है ना सारा एनालिसिस करने के बाद करता है। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ को किसानों को जो हानि हुई है, वो इतनी आसानी से उसकी पूर्ति करना, मैं सोचता हूँ सब पर कारण क्या है कि वहाँ क्या है कि फसल का बीमा नहीं है, तो उसके कारण से जो फसल बीमा से लाभ मिलना चाहिए वो किसान को नहीं मिल पाता है। और जो कुछ भी मैं सोचता हूँ कि वहाँ का किसान की जो अर्निंग है, वो खेती बहुत बड़ा साधन है, खेती और पशुधन के आधार। और विशेष करके जो प्रभावित लोग हुए हैं ये पशुपालक हैं, और ये सारे के सारे नदी के बेल्ट में और नदी के आसपास ही बसे हुए हैं, तो इनको बहुत नुकसान होता है। तो पशुधन का जो नुकसान है वो तो बहुत बड़ा होगा, तो वो सारा खोदने के बाद ही पता लगेगा। सर, सनसेट टीवी ने आपकी असम में भी जर्नी देखी जब आप वहाँ के गवर्नर थे। आपने हमेशा कहा है कि राजभवन लोगों तक पहुँचना चाहिए। जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, ऐसे में आप राजभवन की क्या भूमिका देखते हैं? देखो, राजभवन भी एक संवैधानिक पद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के द्वारा जनता की सेवा करना उनका पहला धर्म है। जब कभी भी इस प्रकार का संकट आता है तो राजभवन कोई सुख और आराम की नींद सोने का जगह नहीं है। हमको उतनी मुस्तैदी के साथ जनता की हर समस्या को समझना और कम से कम उसका मोरल उठाए रखने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। तब लोगों का उससे हिम्मत बढ़ती है, लोगों को थोड़ा विश्वास। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को आइडेंटिफाई करके निश्चित रूप से स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो गांव के 10 लोगों ने भी हमारी टीम के साथ लग करके रात और दिन काम किया, उनका भी सम्मान होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी जिनका अच्छा काम है उनको करना चाहिए। आर्मी के जिन लोगों ने जान की बिना परवाह किए हुए सब लोगों को बचाया, बीएसएफ ने किया, मतलब ये जो सब जितना भी लोगों ने काम किया, इनको हमको आइडेंटिफाई करके निश्चित रूप से इनके सम्मान के कारण से भविष्य में जब कोई चुनौती आती है तो हर व्यक्ति का सहयोग का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सालों से ये परेशानी रही है, तो रिवर मैनेजमेंट, डैम मैनेजमेंट, सीवर मैनेजमेंट क्या सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि ऐसे हालात दोबारा ना हो? देखो, आज की तारीख में, आज से 30 साल पहले आपको पास इतने साधन नहीं थे जिससे आप अंदाजा लगा। आजकल तो मौसम विभाग जो ब्रॉडकास्ट करता है वो भी 70-80% सही गुजरता है। कहाँ अधिक बारिश होने वाली है, कहाँ क्या स्थिति होने वाली है, और जैसे ही कोई बादल फटता है, बारिश होती है, अधिक होती है, तो उसकी सूचना सबको जाती है। तो पानी आने के पहले ही हम लोगों को सचेत कर सकते हैं, पर अभी तक लोगों को सचेत होने की आदत नहीं रही है। वो जमीन से प्रेम होता है, तो जब तक उसको गले तक नहीं आता है तब तक वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो उस समय उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बिल्कुल ही आफत आ जाती है तब फिर वो स्वीकार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो बात हमको बाढ़ आने के बाद करते हैं, उससे पहले ही हमारी टीमें सतर्क रह कर के अगर पब्लिक को पहले से ही उस बेल्ट में सचेत करें, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा इसमें हम सफल हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं पड़ेगा। आजकल तो व्हाट्सएप पे डालो कि हम अभी भाखड़ा से पानी छोड़ रहे हैं, हर आदमी को मैसेज मिल जाएगा कि भाखड़ा से इतना एमसीएफ पानी छोड़ रहे हैं। तो सिस्टम है, पर सिस्टम को ठीक तरह से इन्वॉल्व करने के लिए जो मशीनरी जितनी एक्टिव चाहिए उसको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा। चलते चलते सर, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बेहद सेंसिटिव है। ऐसे में आपका क्या संदेश है वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? देखो, मेरे को जो मैंने साल भर में मनुष्य अनुभव किया है कि खेती वहाँ का सबसे बड़ा आर्थिक सोर्स है।
लेकिन दुर्भाग्य से बॉर्डर जिलों में जो ड्रोन के द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ हथियार और नशे की वस्तुएं गिराई जा रही है, और उसके कारण से पंजाब जो है नशे की दृष्टि से हिंदुस्तान के टॉप राज्यों में गिना जाता है। तो एक तो हमारी वो चुनौती है, दूसरा क्या है कि हमारी बॉर्डर बिल्कुल लगी हुई है, इधर हम है उधर वो है। तो उसके कारण से ये जो युद्ध के समय जिस प्रकार की स्थिति होती है, तो कुछ गांव तो हमेशा ही उस चपेट में रहते हैं, उनको हमको आगे पीछे करना पड़ता है। उनके लिए आर्थिक दृष्टि से और मजबूत कैसे हों, इसको थोड़ी प्रायोरिटी देना चाहिए। सिलेक्शन में भी, नौकरी में भी, स्पेशल एक तरह से बॉर्डर पर जो लोग बसे हुए हैं उनकी एक तरह से अच्छी मदद कैसे हो सरकार, ये हमको इसके बारे में सोच। और सबसे ज़्यादा वहाँ के बच्चों को रोजगार कैसे मिले। कोई ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट सर्विस मिले, पर आज की तारीख में इतने प्राइवेट जॉब भी हैं, उनके साथ अगर हम ठीक प्रकार से उनकी आवश्यकता के अनुसार बच्चों को तैयार करें, जिस फैक्ट्री में जिस प्रकार के लोग खप सकते हैं वो हम उनसे सूचना लें कि आपको 2 साल में इस एज में कितना चाहिए, हम अपने कोर्स को डिजाइन उसी के अनुसार करें ताकि लोगों के हाथों को काम मिल सके। और दूसरा तो एग्रीकल्चर के साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं, डेयरी हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, ये जो बकरी पालन, ये सारा की सारी चीज़ें हैं ना, मधुमक्खी पालन, तो किसान को एक काम में नहीं उसको 4 काम में जोड़ने के लिए करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि वहाँ खेती का पैटर्न वही चल रहा है जो आज से 50 साल पहले चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस एरिया को एग्रीकल्चर से ग्रो करने के लिए हमें खेती के नए नए तरीके निकाल करके उसी ज़मीन में से कई गुना कैसे कमाया जा सकता है, उस पर हमें अपना साइंटिफिक अप्रोच शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोगों को खपा सके। सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद सेंसर टीवी से बात करने के। धन्यवाद आपका। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.